हाँ भाई, आज के लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है? देखो भाई, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में कोई केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है, तो जो रिएक्शन पूछी जाएगी वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगी, यानी एनसीईआरटी की रिएक्शंस ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल है जिसका शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल या डाइपोल मोमेंट वगैरह के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मॉलिक्यूल भी आपका एनसीईआरटी का ही रहेगा। और इसीलिए इन लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर रहे हैं, साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उनको हाईलाइट भी कर रहे हैं ताकि बाद में अच्छे से रिवाइज कर सके। तो सब बढ़िया से चल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखो भाई, मैं तो आपको जीरो से लेकर के अच्छे लेवल तक सब कुछ बढ़िया से पढ़ा रहा हूं। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं आती, आपने अभी तक एक बार भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। फिर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी एनसीईआरटी में किसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे या मैं आपको बोलूंगा कि इसको अलग से एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लो, तो उस टाइम पे आप ओनली उन्हीं पॉइंट को नोट डाउन करेंगे या हाईलाइट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको हाईलाइट करो या नोट करो, तो उसको करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते या जो आपको लगता कि रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं को नोट डाउन या हाईलाइट करना है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको पहले ही बहुत अच्छे से आता है, आपको पहले से ही याद है, ना तो उसको नोट करना है और ना ही हाईलाइट करना है। अब इससे क्या होगा? देखो भाई, जितना कम हाईलाइट या नोट डाउन आप करेंगे तो उतना कम टाइम आपको रिवीजन में लगेगा। रिवीजन में जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज्यादा बार हम रिवाइज कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और एग्जाम में जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो ठीक है भाई, इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं। देखो, आज प्रेजेंट टाइम पे टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया आपके लिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन है, तो आप कहेंगे 118। ठीक है भाई। अब देखो, इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम एक एक करके स्टडी करें तो हमारे लिए बहुत टफ होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड पीरियड्स में क्लासिफाई करते हैं ताकि इनको अच्छे से स्टडी कर सके। जैसे भाई हमारे ग्रुप में जैसे अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो जिनकी नेचर सेम होती है, जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो सारे एक ग्रुप में आएंगे। जैसे अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी सेम है तो सारे एक ग्रुप में आ रहे हैं। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल एक ग्रुप में है, तो इसलिए हम इन सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहां पे हिस्ट्री गिवन है। ये बताया गया है कि 1800 में टोटल कितने एलिमेंट्स नोन थे, 31। उसके बाद 1865 में कितने थे, 63। और प्रेजेंट टाइम पे यहां पे लिखा है 114, तो ये क्या है, ये रॉन्ग लिखा है। ठीक, कितने एलिमेंट्स नोन है प्रेजेंट टाइम पे, बोलो भाई। मैंने आपको बता दिया 118, और यही आपको याद करना है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में आगे एक जगह लिखा हुआ है प्रेजेंट टाइम पे 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इसमें हमारे साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान रहा वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले यहां पे डोबेराइनर के बारे में दिया गया है, लेकिन इनसे भी पहले आए थे एक लवोसियर। लवोसियर के टाइम पे बहुत ही कम एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो मेटल्स, एक नॉन मेटल्स। जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा वो मेटल, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या रहा, इनका ड्रॉबैक ये रहा, जो मेटलॉइड्स होते हैं, जो मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, नॉन मेटल की भी करते हैं, तो वो उनको क्लासिफाई नहीं कर सके। ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आए डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स। उन्होंने क्या किया भाई, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना। जैसे ये देखो, ये एक ट्राइड है, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना, और इनमें जो बीच वाला एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक वेट कितना था,
फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज था। यानी इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, बीच वाले एलिमेंट का वेट आ जाएगा। फिर इन्होंने बता अगर हम ऐसा करते हैं तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज भी जो होगी वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बीच की होगी। तो ऐसे इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। कुछ एलिमेंट्स में तो ये सही रहा, सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ आगे जाकर के ये फेल हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन आए भाई, नेक्स्ट इनके बाद आते हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को ना एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक। और इन्होंने बताया फिर बाद में जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे तो हर 8th एलिमेंट क्या करेगा भाई, उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एलिमेंट्स अरेंज किए गए तो ये फर्स्ट, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये देखो 8th एलिमेंट जो आ रहा है लिथियम और सोडियम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट 8th एलिमेंट जो आएगा वो सोडियम और लिथियम के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इनका ये बढ़िया था, लेकिन कैल्शियम के बाद जाकर के इनका भी जो ट्रेंड था, जो इन्होंने जो लॉ दिया था वो जाकर के फेल हो गया। इसके साथ साथ अब यहां पे देखो भाई, यहां पे इन्होंने कहीं भी नोबल गैसेस नहीं लिखा, तो बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। तो अब जैसे नियोन है तो यहां पे ये नियोन 8th एलिमेंट बनेगा, तो नियोन यहां आएगा, नियोन यहां आएगा तो क्या वो लिथियम के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं करेगा। तो यहां पे भी इनका ये लॉ जो है वो फेल हो रहा है। फिर इसके बाद कौन आए, लोथरमेयर। लोथरमेयर ने क्या किया, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे एटॉमिक वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, इनका एटॉमिक वेट के साथ ग्राफ बनाया। तो कुछ हद तक इनका भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन बाद में फेल हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आए भाई मेंडलीव। मेंडलीव ने पहली बार एलिमेंट्स को क्या किया था, ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया, ठीक। इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल बनाई, मतलब फर्स्ट टाइम है ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया और इन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक ला दिया था। देखो यहां लिखा है इट वाज मेंडलीव हु वाज रिस्पांसिबल फॉर पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ दिया, यानी ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो यहां पे क्या लिखा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यानी इन्होंने भी किसके बेस पे क्लासिफाई किया, एटॉमिक वेट के बेस पे ही क्लासिफाई किया, ठीक। तो जब इन्होंने क्लासिफाई किया था, देखो यहां पे इनकी पीरियोडिक टेबल जो है वो नेक्स्ट पेज पे गिवन है, ये वाला, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। अच्छा, इनकी ना सबसे खास बात क्या रही भाई, इन्होंने ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया, बहुत ही बढ़िया क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जैसे जैसे ना एलिमेंट्स का वेट इंक्रीज हो रहा है तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो कुछ जगह इन्होंने क्या किया था, खाली स्पेस भी छोड़ा था, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे खाली स्पेस छोड़ दिया, सिलिकॉन के नीचे खाली स्पेस छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि यहां पे ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, और उनकी डिस्कवरी बहुत सही थी। और उन्होंने इन एलिमेंट्स को क्या नेम दिया था भाई, इन एलिमेंट्स को उन्होंने जैसे यहां पे ना, जैसे गैलियम है, गैलियम को उन्होंने बोला एका एल्यूमिनियम, और जो जर्मेनियम है उसको बोला एका सिलिकॉन। इसका मतलब क्या है भाई, एका जो है ना ये संस्कृत का वर्ड है, ठीक। जैसे पहले क्या होता था भाई, हम क्या बोलते थे, जैसे चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे बोला जाता था। तो ऐसे ही इन्होंने एलिमेंट का नेम तो पता नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया नेक्स्ट जो है एल्यूमिनियम 1, सिलिकॉन 1, ठीक। फिर इन्होंने है ना इनकी प्रॉपर्टी बता दी थी पहले ही कि ऐसी होगी, एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इतना होगा, डेंसिटी इतनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। तो देखो जब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था तो इन्होंने बताया था एटॉमिक वेट जो है गैलियम का वो 68 रहेगा, यानी एक एल्यूमिनियम का 68 होगा। रियल में कितना आज प्रेजेंट टाइम पे 70। डेंसिटी देख लो 5.9 बताई थी, आज प्रेजेंट टाइम पे 5.94 है। इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट बताया लो है, तो लो ही रहा 302, लो ही होता गैलियम का। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इन्होंने बताया था E2O3 बनेगा, गैलियम का देख लो आप, ठीक। क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3, GaCl3 बन रहा है। सिमिलरली यहां पे देखो आप, इन्होंने एका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम के बारे में बताया, एटॉमिक वेट देखो सिमिलर है, डेंसिटी देख लो सिमिलर है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात देख लो हाई, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हाई है। और यहाँ पे ऑक्साइड GO2 EO2 टाइप बता दिया था पहले ही, और यहाँ पे पहले ही बता दिया था एका सिलिकॉन का क्या बनेगा, ECl4 टाइप क्लोराइड, तो GeCl4 बनता है। तो देखो कितना शानदार क्लासिफाई उन्होंने कर दिया था, ठीक। तो अब आप कहेंगे सर इसमें याद करने वाली बात क्या है, देखो भाई अभी तक यहां पे मेंडली तो जितने भी साइंटिस्ट आए सबने क्या किया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। किसी ने अभी तक एटॉमिक नंबर की बात नहीं की, ठीक। दूसरा,
अगर एक तो वो पॉइंट याद किया था आपने 118 टोटल एलिमेंट्स नोन है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये हो गया भाई मेंडली तक सारे क्या कर रहे हैं, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं। और एक इन्होंने ये ध्यान रख सकते हो आप कि इन्होंने क्या बोला भाई, जो हमारा यहाँ पे क्या है बोलो भाई, एक तो गैलियम है और एक जर्मेनियम, गैलियम को एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को एका सिलिकॉन। ठीक, याद कर लेंगे, जो नीचे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल दो, हो जाएगा याद। एल्यूमिनियम के नीचे क्या था, गैलियम, तो गैलियम के इन्होंने क्या कहा था, एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे क्या था, जर्मेनियम, उसको क्या कहा, एका सिलिकॉन। ठीक, तो यहां तक ठीक था। अब इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो वो किन्होंने, उनका श्रेय किसको जाता है भाई बताओ, मोसले को जाता है। तो मोसले ने क्या किया था, मैं बता देता हूं, थोड़ा हिंट देता हूं आपको। मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो मेटल सरफेस है उनके ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बोम्बार्डमेंट किया। तो जब हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बोम्बार्डमेंट किया तो यहां से एक्सरे प्रोड्यूस हुई। तो ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही थी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या पाई गई भाई, जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई। और रिलेशन क्या था, या आप चाहे तो यहां अलग से लिख लो, चाहे यहां पे इसको अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करने की बजाय साइड में लिख लो, आसान रहेगा भाई। ये मोसले है, मोसले के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये इन्होंने रिलेशन दिया था। ठीक, तो ये पूछ सकता है एक तो आपसे एग्जाम में, ये थर्ड पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रखना है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है। अब इसके साथ देखो, यहां पे ये ग्राफ अगर आपसे पूछ ले भाई, एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, तो ग्राफ भी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी तक ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट, सबसे पहले कितने एलिमेंट्स नोन थे, 118। ठीक, मोसले से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए सबने किसको बेस माना, एटॉमिक वेट को। ओनली मोसले ऐसे थे जिन्होंने किसको बेस माना, एटॉमिक नंबर को। ठीक, फिर उसके बाद एक वो जो मेंडलीव ने क्या बताया था भाई, मेंडलीव ने ये बता दिया, ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया था, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे क्या आएगा, गैलियम, जिसको क्या बोला, एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे क्या आएगा, जर्मेनियम, जिसको क्या बोला, एका सिलिकॉन। ठीक, फिर इसके बाद मोसले आए जिन्होंने किस पे काम किया, एटॉमिक नंबर पे काम किया, और उन्होंने यहां पे एक्सपेरिमेंट से बताया कि एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ठीक, तो अंडर द रूट में आएगा, ये ध्यान रखना, ये रिलेशन ध्यान रखो, और यहां पे ये आप ग्राफ ध्यान रखो, बस ये बना लो, इतना काफी है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मैंने आपको बता ही दिया है भाई, एटॉमिक नंबर के बेस पे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। फिर इसके बाद एक पॉइंट, यहां पे ये थियोरेटिकल पॉइंट है, ये आप चाहे तो एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखो भाई, जो नेपच्यूनियम है और प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटेक्टेनियम आर ऑल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंड। किसमें पाए जाते हैं ये, पिच ब्लेंड में। अब पिच ब्लेंड क्या है, यूरेनियम का ओर है। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिच ब्लेंड इज एन ओर ऑफ यूरेनियम, तो ये आप बता देंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखो भाई, ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे से छोटा पॉइंट जो है, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, सारे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक, तो मैं इन्हीं पे मेन फोकस कर रहा हूं, बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ठीक, पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ लो फिर तो। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या लिखा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8, 8, 18, 18 and 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव ए थियोरेटिकल मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ 32 एलिमेंट्स। वैसे ना देखो, आज ना 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो आप इसको इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे, यहां पे आप कंप्लीट ही लिखेंगे, क्योंकि टोटल 118 कब हुए, जब 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हुए। तो यहां पे 6th और 7th में दोनों में 32 एलिमेंट्स है, और इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे देखना है। देखो, यहां पे ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, देखो ये पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें देखो भाई, सबसे पहले ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये हमारा फर्स्ट पीरियड है। देखो, ये पीरियड है, रोज जो है वो पीरियड है, और जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप्स होते हैं। तो 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है। ठीक, अब जो ग्रुप्स है, पहले इन्होंने क्या बोला था, इनको रोमन नंबर में लिखा, जैसे 1A, 2A, 3A, 4A, 5A ऐसे। ठीक, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 18 तक ऐसे। ठीक, समझ आया कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, आपको जो लेटेस्ट है ये बोला जाता है। अब इसके बाद देखो, ये हो गया। अब फर्स्ट पीरियड जो था, ये फर्स्ट पीरियड है, यहां पे इसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट थे। फिर उसके बाद फर्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आए, लिथियम टू नियोन, फिर सोडियम टू आर्गन 18 एलिमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोटेशियम टू क्रिप्टन 18 एलिमेंट, फिर उसके बाद आपका आ रहा है कौन सा, रुबिडियम टू
रुबिडियम 2 जिनोन 18 एलिमेंट्स आए, फिर उसके बाद सीजियम 2 रेनेडो, ये क्या है रेडोन, ये 32 एलिमेंट्स, और यहां पे आपका फ्रेंसियम से 118 तक 32 एलिमेंट्स। तो इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। अब मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं, देखो आप एक काम कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के जो नीचे जो एलिमेंट आएगा ना, तो आप एक काम करो, इसमें टोटल जितने एलिमेंट्स है ना उतना ऐड कर दो। 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर प्लस 8, कितना आएगा नीचे वाले का एटॉमिक नंबर 15। ऐसे ही उससे नेक्स्ट वाले का, इसमें टोटल 18 है तो 18 ऐड कर दो, कितना आएगा 33। तो ये फायदा है मैजिक नंबर का। ठीक, तो ऐसे आप बता सकते हो कि भाई कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड का है। ठीक, जैसे आप ना सीधा याद रखो 1 से 2 क्या आया, फर्स्ट पीरियड में आ गया, फिर उसके बाद 3 से 8 कौन से में आया, सेकंड पीरियड में। कर लेंगे भाई, सॉरी 3 से 8 नहीं, 3 से 10, फिर आएगा 11 to 18 थर्ड पीरियड में। ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इससे आपको जब ग्रुप पीरियड फाइंड आउट करना होगा वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा उस पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ वापिस। अब देखो ये जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, ठीक, इसमें है ना, अब आपको एक क्वेश्चन जो बेसिक आता है वो आता है एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई यहां पे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मेनली आपसे पूछा था। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, आगे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे। इनका होता है NS1 से NS2, NS1 से 2। तो NS1 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS1 किसका आएगा, जो आपका एल्कली मेटल्स है, और जो नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका क्या आएगा NH2। ठीक, फिर इसके बाद इधर आ जाओ, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनका आएगा NP NH2 NP1 से 6 तक। ठीक, तो यहां पे जो 13 है उसका NH2 NP1, 14 का NH2 NP2, और ऐसे लास्ट तक NH2 NP6 आ जाएगा नोबल गैसेज का। कर लेंगे, यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, एक्सेप्शन जो आते हैं वो आते हैं आपके एक तो डी एंड एफ ब्लॉक में, डी ए ब्लॉक में, और एक एफ ब्लॉक में। ठीक, एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन हम वहीं पे करेंगे। ठीक, एफ ब्लॉक में ही, क्योंकि अगर यहीं पे आप ज्यादा पढ़ेंगे याद नहीं रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, तो सबसे सिंपल है एस एंड पी ब्लॉक, ये तो याद करने की भी जरूरत नहीं, सबको याद रहता है। अब मेन फोकस करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं N-1 D1 से 10 और NS 0 से 2। एक तो ये आपको याद रखना है, ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कर लेंगे भाई याद। अब देखो सबसे पहला यहां पे क्या आ रहा है, फर्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे, आप एक काम करो, अब आप एक काम कर लो, यहां पे है ना एक हाइलाइटर लो या पेन या पेंसिल से हाईलाइट करते चलना, जो आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन मैंने आपको बोला 30 तक एलिमेंट याद करने हैं। इसमें कौन सा आया था, एक तो आता क्रोमियम का, इसको हाईलाइट करो जल्दी से, इसको हाईलाइट कर दो। ठीक, क्रोमियम वाला कर लिया। एक इसके साथ कॉपर वाला है, ये याद हो जाएंगे, इसका 3d5 4s1 है क्रोमियम का, कॉपर का 3d10 4s1। ठीक, अब इसके नीचे आओ, देखो कॉपर के नीचे जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप, इसमें सब में सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, N-1 D10 NS1 हो जाएगा याद। ये कॉपर के नीचे Ag और Au आएगा, हो जाएगा ना याद। अब इसके साइड में आओ, इसके साइड में ये दो जो है, यहां पे इसके साइड में Ag के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 एलिमेंट्स जो है इनमें है ना, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो, तो नॉर्मल तो पहले NH2 में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम कैसे फिलअप करते हैं, NH से N-2F, फिर N-1D और फिर NP में। ठीक, तो यहां पे तो ये तो आपका है ही नहीं, देखो ये तो है ही नहीं, N-2F तो है ही नहीं, तो NH के बाद N-1D में जाएंगे। लेकिन यहां पे NH2 पूरा फिलअप होने की बजाय S में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान दो, 46 एटॉमिक नंबर है पैलेडियम का, तो पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पैलेडियम का याद करना है 3d10 4s0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं 4s में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इन दोनों में 4s1 है, और यहां सॉरी 5s1, अरे यार यहां पे 4d आएगा, ये करेक्ट कर दो, 4d और ये 5s0। ठीक, तो इनमें देखो इनमें 5s में दोनों में 1 है, लेकिन इसमें 5s में 0 है, ये ध्यान रखना है। ठीक, और इनमें 5s में 1 आ रहा है, तो रोडियम में आ जाएगा 4d8 और रुथेनियम में आ जाएगा 4d7 5s1। ठीक, फिर इसके अलावा नीचे एक और एलिमेंट है, ये रहा पीटी वाला, ये याद करो, पीटी वाले में भी क्या है भाई 5d9 6s1। ठीक, अब इधर आ जाओ, इधर अगर आप देखेंगे क्रोमियम के नीचे ओनली एक एलिमेंट आ रहा है। ठीक, क्रोमियम के नीचे जो आ रहा है उसमें भी क्या आएगा 4d5 5s1, जैसे क्रोमियम में क्या था 3d5 4s1, बस ये ध्यान रखना है।
ठीक, तो ये देख लो, ऐसे ये बना लो, बॉक्स बना लो जिसके आपको याद करने पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसे बॉक्स बना के अगर आप याद करेंगे ना, ये इमेज बन जाएगी आपके माइंड में कि हमें ओनली इनका याद करना है। देखो ऐसा बॉक्स बनेगा आपका, एक बॉक्स तो ये बन गया, दूसरा बॉक्स इधर बनेगा, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये अब आपके माइंड में इमेज बन जाएगी। ठीक हो जाएगा काम, ऐसे याद करते हैं। तो मैंने डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करा दिए, एफ ब्लॉक के आज नहीं करवा रहा क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा। दूसरा, इतने एक साथ याद करना भी हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक, ये लेंथेनोइड है, ये एक्टेनोइड है। ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पहले क्या होता था, जो एलिमेंट्स है ना, जिसने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट के नेम पे उसका एलिमेंट का नेम रख दिया, या जो साइंटिस्ट चाहते हैं वैसा नेम रख दिया, या किसी देश के साइंटिस्ट ने जो नेम डिस्कवर किया उसके कंट्री के कोई सिटी के नेम पे उसका एलिमेंट का नेम कर दिया। जैसे मॉस्को के ऊपर मॉस्कोवियम बना दिया, ऐसे बनाए जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में जब रिसर्च करने लगे साइंटिस्ट, जैसे अमेरिका के भी कर रहे हैं, अमेरिका और रशिया के मिलकर साथ काम कर रहे हैं, या अमेरिका और ब्रिटेन के मिल रहे हैं, तो उन्होंने एक एलिमेंट डिस्कवर किया। अमेरिका वाले बोलते हैं हम नाम रखेंगे, और रशिया वाले बोल रहे हैं हम रखेंगे, ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं नामकरण इसका नेम हम रखेंगे। तो इससे ना आपस में क्या लड़ाई होने लगी। तो आईयूपीएसी ने एक सोल्यूशन निकाला, बोला भाई लड़ो मत, हम एक काम करेंगे, 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर देखो ये लिखा Z अबो 100, मतलब 100 वाले के लिए नहीं, किससे, Z जिसका अबो 100 है। तो उन्होंने बोला क्या करेंगे भाई, अगर उसके लिए जैसे 0 अगर कहीं लिखा है, 0 के लिए नील यूज करो, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन यूज करो। ठीक, और यहां पे इनकी एब्रीविएशंस भी दी गई है। ठीक, और इनके लिए सफिक्स यूज करना IUM। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं भाई आपसे 114 एलिमेंट्स का 114 एटॉमिक नंबर है, इसका नेम क्या होगा, तो इसमें बोला जाएगा अन और 4 को क्या लिखा है, क्वाडियम, अन क्वाडियम, ये बन जाएगा। और इसका सिंबल क्या बनेगा, अन का U और फिर अन का U और क्वाड का Q, ये बन गया सिंबल। ठीक, तो ऐसे आपको सारे ये बताए गए हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए लिख के दे सकते हैं या रीड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आराम से बच्चे कर लेते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बताओ भाई, अगर एलिमेंट है एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, तो उसका क्या आएगा, तो आप बोल देंगे अनसेप्टियम। ठीक, उसका सिंबल पूछ लिया जाए, नेम वगैरह पूछ जाते हैं, हो सकता है एग्जामिनर इस बार सिंबल पूछ ले, तो सिंबल भी आप बना देंगे, तो पहला लेटर आप लिख देंगे। ठीक, तो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये लिखा एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। मैंने बोला था ना आगे है, ये देख लिया आपने। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद यहां पे ये बोला है कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 120 होगा, आने वाले टाइम पे डिस्कवर होगा, तो उसका आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा, तो क्या बोल देंगे, अन, 2 के लिए बाई और 0 के लिए नील, तो अन बाई नीलियम, IUM बाद में सफिक्स लगाएंगे, ये लिखा हुआ। और अगर इसका आपसे पूछा जाए कि भाई इसका एब्रिविएशन क्या बनेगा, UBN। ठीक है भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बात कर रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब चाहो तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे पढ़ लो, वैसे मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। ठीक, फिर भी एक बार जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं भाई। यहां पे वो बातें बताई गई है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो ऑलरेडी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। जैसे ये बोल रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट सेल, यानी आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, N होगी। ठीक, N से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया भाई, एक का लिख दिया 3D5, ठीक, और 4S2। ठीक, तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो सबसे बड़ा N क्या है, 4, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, ऐसे बताना आपको। ठीक, अब इसके बाद देखो यहां पे एक मिस्टेक आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये लिख के दे दिया 3D10, ओनली ये लिख के देगा एग्जामिनर, जैसे उसमें लिखा किसका है, पैलेडियम का है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब 3D10 में क्या है भाई, ये जो यहां पे 3 लिखा ना, दिस इज N-1। ठीक, ये इनर सेल है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इनर सेल है, तो ये इनर डी सेल है, तो N-1 इज इक्वल टू 3 है, देन N विल बी इक्वल टू 4। तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड का एलिमेंट है। तो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पीरियड को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा और क्या लिखा है भाई, यहां पे ऑर्बिटल्स के बारे में बताया गया है, तो ये आपको सबको पता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। अब यहां पे लिखा है क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या लिखा है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द
एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। अरे यार एक बात बताओ, फर्स्ट पीरियड है, ठीक, n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है फर्स्ट पीरियड। तो इसमें कितने भाई कितने ऑर्बिटल होंगे भाई? फर्स्ट सेल में ओनली एक ही सब सेल है 1s, ये हम पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो 1s है तो एक ही ऑर्बिटल इसमें होगा, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 2 आएंगे डबल। सेकंड पीरियड में n इक्वल टू 2 के लिए बोलो भाई कितनी सब सेल्स होंगी? 2s होगी, 2p होगी। 2s में कितने हैं भाई? एक ऑर्बिटल, और 2p में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4 ऑर्बिटल। तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक। तो ऐसे बता रहा कि जो एक रिस्पेक्टिव पीरियड जो है उसमें जितने भी रिस्पेक्टिव पीरियड में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिलअप किए जा रहे हैं तो उसके डबल नंबर एलिमेंट्स होंगे। समझ आ गया? नहीं, यहां इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहा है? द सिक्स्थ पीरियड n इक्वल टू 6 कंटेन्स 32 एलिमेंट्स एंड सक्सेसिव। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ऐसे ही लिखा गया है कि फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे 1 से एटॉमिक नंबर 2 तक, सेकंड में कौन से आ रहे हैं 3 से 10 तक, फिर थर्ड में कितने आ रहे हैं 11 से 18 तक, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएंगे वो बता रहा है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब इधर आ जाओ आप। द सिक्स्थ पीरियड n इक्वल टू 6 कंटेन्स 32 एलिमेंट्स एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स एंटर 6s 4f 5d एंड 6p ऑर्बिटल्स। तो यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक। समझ आया कि नहीं? अब एक बात बताओ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको एग्जांपल करवाया था कि क्या होता है, ns n-2f n-1d और nb, ये ऑर्डर आप हमेशा याद रखो, मैंने बताया था आपको। तो यहां पे n की वैल्यू 6 पुट करो, ये हो गया 6s, फिर उसके बाद 4f में जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा? 5d में, और फिर उसके बाद 6p में। यही लिखा है, लिखा। अब ये देखो, अब यहां पे इसको हाईलाइट मैंने क्यों किया? वैसे तो मैं पहले आपको सिखा चुका हूं, अब मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये ऑलरेडी नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बोला गया था भाई ऑर्डर अगर ऐसे फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो बताओ भाई 6s 4f 5d और 6p का इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा। अब एग्जामिनर चाहता तो यहां पे कुछ और भी पूछ सकता था, लेकिन यही क्यों पूछा? क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो एग्जामिनर कोशिश ये कर रहा है कि बच्चे ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो बच्चे को क्वेश्चन देखा हुआ मिलना चाहिए। यानी आपको ना, आपने एक बार एनसीईआरटी सही से पढ़ा है तो आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन पहले ही देख रखा है, तो आपके देखे हुए क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी में से आएंगे, ठीक। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ये पूछ चुका है, इस बार आपसे 7s का पूछ सकता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इन द ऑर्डर फिलिंग अप ऑफ द 4f ऑर्बिटल बिगिन विद द सीरियम यानी z इक्वल टू 58 एंड एंड्स एट ल्यूटेशियम z इक्वल टू 71। तो ये क्या है? ये आपके 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड। ये आएंगे आपके 50 z इक्वल टू 58 से 71 तक। नेक्स्ट है द सेवंथ पीरियड n इक्वल टू 7 इज सिमिलर टू द सिक्स्थ पीरियड विद सक्सेसिव फिलिंग अप ऑफ द 7s 5f 6d एंड 7p ऑर्बिटल्स एंड इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। देखो यहां से इस बार क्या क्वेश्चन आ सकता है? भाई आपसे पूछ चुका है, इनका ऑर्डर पूछ चुका है। अब यहां पे इसी ऑर्डर में अगर आप n इक्वल टू 7 पुट कर दें, क्या आएगा? 7s, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5f, फिर उसके बाद 6d और फिर किस में जाएगा? 7p। यही ऑर्डर यहां पे लिखा कि नहीं लिखा? तो हो सकता है एग्जामिनर इस बार यहां से ये एज इट इज एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि ये 6s वाला पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार 7s वाले का ऑर्डर पूछ ले। 7s के बाद 5f, उसके बाद 6d और उसके बाद 7p में जाएगा, ठीक। और मान लीजिए आपको ये भी याद ना रहे, मान लेते हैं भाई आपको ये लिख के दे दिया और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सर मैं तो भूल गया, यहाँ पे n-1d पहले आएगा या n-2f आएगा। मत टेंशन लो यार, आपको बताया है ना, n+l रूल लगाओ, n+l रूल, जिसमें n+l की वैल्यू ज्यादा उसके e की वैल्यू ज्यादा, जिसका n+l सेम हो जाए तो उसमें जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप होगा। तो यहां से देखते हैं 7s है आपका, 7s के बाद 5f और क्या दिया है? एक 6d और 7p। ये रिवीजन हो गया आपका। इसके n+l की वैल्यू 7, इसकी भी 7 आएगी, इसकी कितनी आएगी? 6 + 1 7 और सॉरी यहां पे 5 + 3 आएगी, f के लिए 3 होती है, l की वैल्यू 8 और 6 + 2 8 और इसके लिए भी 6 + 2 7 + 1 8 आएगी, ठीक। क्योंकि भाई l की वैल्यू जो होती है s सब सेल के लिए 0
P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। तो यहां पे जोड़ते चलो, 5 + 3 8, 6 + 2 8 और 7 + 1 8। तो सबसे कम किसकी आ रही है? 7s की। तो अब तीनों की सेम है, तो जब n + l सेम हो जाए तो जिसके n की वैल्यू कम होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप होगा। तो 7s के बाद किसमें आएगा? 4f में, फिर उसके बाद आएगा 6d में और सबसे लास्ट में आएगा 7p में। तो ऐसे लिख सकते हो। समझ आया कि नहीं? मिस्टेक मैं आपका नहीं होने दूंगा, मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको इतना रिवाइज हो जाएगा, आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अच्छा, इनमें है ना एक्टिनोइड सीरीज, इसको बोलते हैं 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, जो आपके 7th पीरियड में आ रहे हैं एफ ब्लॉक वाले। ये मैक्सिमम इनमें क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। ये मैं आपको बता चुका हूं, पूरा ही कर लिया हमने। अब क्या करना है? एस ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का भी हो गया, है ना, और एफ ब्लॉक का रह गया। एफ ब्लॉक में ना एक बार ये तो जरूर पढ़ लो आप, एस ब्लॉक एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं भाई 6th पीरियड में क्या आएंगे? लेंथेनम के पीछे। अच्छा, लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। लेंथेनम का 57 कितना होता है? 57। ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान देना इस बात पे। फिर इसके बाद क्या आता है भाई? सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक, ये आपके लेंथेनोइड्स हैं, इनको लेंथेनोइड कहते हैं, और ये 6th पीरियड के एलिमेंट होते हैं। तो इनमें एनर्जी का फिलिंग का ऑर्डर क्या आएगा? आउटर मोस्ट सेल का करो, NS N-2F N-1D और NP, यही होगा कि नहीं होगा? और यही यहां पे लिखा हुआ है, ये नीट एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर। ठीक, तो इसमें आ गए 58 से 71 तक, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद और आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है आपका, अब यहां पे भाई एक्टिनियम भी क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनियम 89। फिर थोरियम 90 से लोरेंसियम 103 तक, ये आपके एक्टिनोइड हैं, ये आपके एक्टेनोइड हैं, जो कौन से उसमें आते हैं? 7th पीरियड में आएंगे। तो 7th पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 7s से 7s के बाद 5f में 6d 7p। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ गए ना? पक्का? अब देखो, ये यहां पे लिखा है, तो वो वाला नीट ऑलरेडी पूछ चुका है, ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है, और ये आपको मैंने बता दिया। आप तो एक याद रखो भाई, किसी भी सेल में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? एस सब सेल की, उससे ज्यादा एफ की, फिर उससे ज्यादा डी की और उससे ज्यादा पी की। कब? NS N-2F N-1D और NP, ये ऑर्डर आएगा, बस ये ध्यान रखो आप। तो वहां पे n की वैल्यू पुट कर देना, NS से ज्यादा N-2F, उससे ज्यादा N-1D और सबसे ज्यादा NP, और n की वैल्यू पुट करके आप ये ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। कोई डाउट है क्या? पक्का ना? यही एग्जाम में पूछा जाता है और यही आपके काम आएगा, आप देखना। तो इनको क्या कहते हैं? 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे लेंथेनोइड क्या हो गए? इनमें 4f में जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, भाई उनको उनके इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे लेंथेनोइड के, इसलिए उनको 4f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनके 5f में जाते हैं, इसलिए इनको 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का ना? कर लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। आगे क्या है भाई? अब आपके ये ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए है, और अब मैं आपको पता क्या सिखाऊंगा। अब यहां पे ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सारे कर चुके हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे देख लो क्या, एलिमेंट्स इन ए वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट ऑफ ए ग्रुप और फैमिली। वो तो पता ही आपको, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप या फैमिली कहते हैं। ठीक, फिर इसमें ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। लिथियम का 2s1 वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे ओनली। सोडियम का 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 और फ्रांसियम 7s1। ठीक, फिर इसके बाद और कौन सा आएगा? एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक का मैं आपको बता चुका हूं, डी ब्लॉक का बता चुका हूं, एफ ब्लॉक का मैंने बोल दिया, फिर बाद में करेंगे। अब इनका एक क्वेश्चन आपसे आता है ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड आउट करने का। वो मेथड क्या, वो सिखा दूं? अच्छा, एनसीईआरटी में है क्या ये टॉपिक आपके? हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ये होगा, देख लो। ये देखो, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में फिर से आ गया। ठीक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक बार ये और पढ़ लेते हैं क्या लिखा इसने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें हैं। द पी ब्लॉक कंप्राइज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, ये पता आपको।
ठीक, और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक साथ क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक। और इनका जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 से NH2 NP6 तक वेरी करता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। देखो भाई, जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा और हेंस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। या आप यूं भी बोल सकते हैं, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, यानी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले भाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, देखो यहां पे अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब देखो इसमें ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक है, ठीक। अब एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, और यहां पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये लेस रिएक्टिव मेटल होती है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल में ट्रांजिशन का काम कौन कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसमें क्या याद करना है, देखो भाई इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 to 10 ns0 to 2। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद करना है। और नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, क्योंकि इनके आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो कलर्ड आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन NS सबसेल से ही पार्टिसिपेट करते हैं और N-1 डी सबसेल से भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी कारण इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। जैसे आयरन है, आयरन +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, मैग्नीज है +2 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, +7 भी शो करता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। नेक्स्ट है दे शो पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म किसके कारण, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अलावा ये बढ़िया कैटालिस्ट का भी काम करते हैं। अब कैटालिस्ट का काम क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और दूसरा यहां पे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इस कारण से ये बढ़िया कैटालिस्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई इसके बाद क्या लिखा है, ये आ गया। नेक्स्ट लिखा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d10 ns2, यानी फुलफिल्ड सबसेल है दोनों, डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट की मैक्सिमम प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते। ध्यान रखना आपको, ये जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो भाई यहां पे ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें ये आपका डी ब्लॉक है, ये नीचे एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक में ये जो फर्स्ट सीरीज है यहां पे एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक ये लेंथेनॉइड है, और ये 90 से 103 तक ये क्या है, ये हमारे एक्टिनोइड है। तो लेंथेनोइड कहां आएंगे, लेंथेनोइड यहां पे आएंगे लेंथेनम के प्लेस पे, और ये एक्टिनोइड कहां आएंगे, यहां पे एक्टिनोइड के प्लेस पे आते हैं। तो एक साथ यहां पे हम पीरियोडिक टेबल में इनको नहीं दिखा सकते, इसलिए इनको सेपरेट 2 रो में दिखाया जाता है। और यहां पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी आते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं वो n-2 f सबसेल में होते हैं, यानी इनर सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो ये आपको याद करना है। ये लिखा n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, f ऑर्बिटल्स में जाएगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद देखो द केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनोइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कोरस्पॉन्डिंग लेंथेनोइड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल फॉर दीज एक्टिनोइड। देखो भाई एक्टिनोइड की केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके 2 मेजर रीजन ये है, एक तो एक्टिनोइड क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं नेचर में, और दूसरा क्या है भाई वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखो द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड
ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 3.3, द एलिमेंट्स Z इक्वल टू 117 एंड 120 हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। देखो इसने लिख दिया कि 117 वाला एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं हुआ, 120 वाला भी। तो यहां पे ये करेक्शन है। देखो भाई ऑलरेडी 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, 120 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। तो यहां पे करेक्शन कर देना, ठीक, क्योंकि इसने पुराना क्वेश्चन एज इट इज रखा, इसने चेंज करना चाहिए था, चेंज नहीं किया। नेक्स्ट इसमें देखो, इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ईच केस। देखो मैं आपको ना ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करना सिखा देता हूं। जैसे मान लो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है, तो उसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले तो मैजिक नंबर से आप ये बता सकते हैं कौन सा पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड में क्या आएगा भाई? एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 से 2 है। सेकंड में कौन से आएंगे? 3 to 10 वाले। और थर्ड में कौन से आएंगे? 11 to 18 वाले। फोर्थ में कौन से आएंगे? 19 to 36 वाले। फिफ्थ में कौन से आएंगे? 37 to 54। और सिक्स्थ में कौन से आएंगे? 55 to 86। फिर इसके बाद नेक्स्ट 32 किस में आएंगे? सेवंथ में, यानी 87 से 118। ये हम सीख चुके हैं। तो आप एटॉमिक नंबर देखते ही मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं भाई? किसी भी एलिमेंट का क्या बता देंगे? पीरियड बता देंगे। पीरियड के बाद अब आता है ब्लॉक फाइंड आउट करना। देखो भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, NS, N-2F, N-1D और NP, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए हमें पता चल जाए भाई 6 पीरियड का एलिमेंट है, तो 6 पीरियड का एलिमेंट के लिए यहां पे n इक्वल टू 6 पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए एस सब सेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस का। अगर डी में गया तो डी ब्लॉक का, एफ में गया तो एफ ब्लॉक का, और पी में गया तो पी ब्लॉक का। ब्लॉक फाइंड आउट करना सीख लिया। फिर इसके बाद आता ग्रुप। ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे भाई एस ब्लॉक के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है NS1, ठीक, NS सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप। NS1 आया तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 आया तो सेकंड ग्रुप। फिर आता पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, यानी आपका NS में कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन है और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 10 ऐड कर दो तो आपका ग्रुप आ जाएगा। और अगर आपको डी ब्लॉक के बारे में बताना है तो डी ब्लॉक में कैसे करेंगे भाई? N-1D और NS के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो ये आपका ग्रुप आ जाएगा डी ब्लॉक के लिए। फिर एफ ब्लॉक, अगर आपको पता चले एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके लिए ग्रुप कौन सा होगा? इसके लिए एक ही ग्रुप होता है, कौन सा? थर्ड ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? समझ आ रहा है? अब देखो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक, यहां पे आप जो लिखेंगे भाई डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे इसमें कोई एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है, बस 3-4 का ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको अभी सिखा दूंगा। सबसे पहले देखो मान लीजिए आपको यहां पे 117 का ही बताना है, तो कैसे बताएंगे भाई? 117 कहां आ रहा है? 7th पीरियड में आया, ठीक। 7th पीरियड में तो 7th सेल को कैसे फिलअप करेंगे? 7s, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f में, फिर किस में जाएगा बोलो भाई? 6d, और फिर 7s में, सॉरी 7p में, ऐसे जाएगा। तो अब देखो इससे पहले 7th सेल में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 86 इलेक्ट्रॉन कहां आ चुके होंगे? तो 86 इलेक्ट्रॉन 6 सेल तक कंप्लीट हो चुके हैं। यानी यहां पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या आएगा इसका? बोलो भाई? रेडॉन 86, फिर इसके बाद 7s में 2 इलेक्ट्रॉन 88, फिर जाएंगे 5f में 14, कितना हुआ? 88 और 14 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 102। फिर इसके बाद किस में जाएंगे? 6d में 10, ये गया, कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका, बोलो भाई यहां से, ये हो गया 112। बचे अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में जाएंगे? 7p में, कितना हो गया? 7p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? p सब सेल में। तो कौन सा ब्लॉक है इसका? बोलो भाई? p ब्लॉक है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? अब ग्रुप कौन सा होगा भाई? 10 में ऐड करो NS प्लस NP के इलेक्ट्रॉन। NS में कितने हैं? 2, P में कितने हैं? 5। 2 और 5 7 और 10 17। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17th ग्रुप का एलिमेंट। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ऐसे करना होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया, समझ आया कि नहीं? कर लेंगे भाई, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ऐसे ही 120th वाले का है, तो 120th वाला देखो भाई, वो आएगा आपका 8th पीरियड में, जो बाद में डिस्कवर होगा। अभी तक तो हमें जरूरत ही नहीं है 8th पीरियड की, क्योंकि टोटल 118 एलिमेंट है जो 7th पीरियड में आ रहे हैं। तो अब जाएगा आपका 8th सब सेल में। तो भाई यहां पे 118 तो आ गए आपके, टोटल हो गए ये आ जाएगा आपका अन
ऑक्टियम में। ठीक, ये आ गया आपके 118 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन से जाएंगे, 8s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 118 और 2 120, तो ये किस में गया, एस ब्लॉक में। ग्रुप कौन सा आएगा, यहां पे सेकंड ग्रुप। समझ आ गया नहीं, तो ऐसे करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो, यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे 4 एक्सेप्शन है इसके। जैसे एक एटॉमिक नंबर 57 है, 57 वाले का अगर आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो 54 आया इससे पहले। ठीक, 54 जिनोन में इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, 57 भाई कौन से पीरियड में आएगा, 6th पीरियड में। इससे पहले 5th सेल कंप्लीट हो चुकी है जिनोन में, तो 54 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। इसके बाद बचे हुए 3 कहां आएंगे भाई, 6s 4f और 5d 6p, ऐसे आना चाहिए। तो 2 तो इसमें आ गए, बचा हुआ एक कहां जाएगा, 4f में। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, f ब्लॉक का। लेकिन ये f ब्लॉक का नहीं होता, नहीं होता, ध्यान रखना। किसका होता है, लेंथेनम है ये। अरे Z इक्वल टू 57 किसका है, लेंथेनम का है। तो किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप एफ ब्लॉक का क्यों बोल रहे हो, तो यहां पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये किसमें जाएगा, यहां पे 0 आता है और यहां पे 1 आता है। तो ये ध्यान रखना है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप कौन सा होगा, 2 + 1 3। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। इसके अलावा देखो, एक तो ये होगा 57 वाला। अगर आप यहां पे 58 का फाइंड आउट करते तो यह था 6s2 4f2, तो ये एफ में चला जाता। तो एफ सब सेल इसकी कौन सी रहती, एफ सब सेल होती। और एफ ब्लॉक हो गया, कौन सा ग्रुप होगा, थर्ड ग्रुप, क्योंकि एफ ब्लॉक पूरा किसमें आ रहा है, थर्ड ग्रुप में। ऐसे कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखना, 57 वाला ध्यान रखना है। ठीक, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर इसके बाद 71 वाले का आप लिखेंगे ना, देखो 71 लिख दो, तो पहले यहां पे 54 हो चुके, तो 2 यहां पे आ गए। अब इसके बाद 14 यहां पे आ गए, कितना हो, 14 और 2 16, तो 16 और 54 70, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपका डी में, तो 71 हो गए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया, डी ब्लॉक में। ठीक, तो 71 किसका होता है, ल्यूटेशियम का। अब ल्यूटेशियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्या, नहीं है। किसका है, एफ ब्लॉक का है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पे भले ही आप इस रूल के अकॉर्डिंग आपका डी सब सेल में आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या बताना है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। 57 वाला याद करेंगे, 71 वाला, इसके अलावा और कौन सा आएगा, और बताओ भाई। और आएगा आपका एक यहां पे 89 वाला और एक 103 वाला। 89 आपका एक्टिनियम है, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये लॉरेंसियम है, ये आपका एफ ब्लॉक का है। ठीक, लेंथेनम 57, एक्टिनियम 89, दोनों क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक, 71 पे आएगा ल्यूटेशियम, 103 पे आएगा लॉरेंसियम, दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये 4 एक्सेप्शन है जो ध्यान रखने हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, और ये चारों का ग्रुप कौन सा आएगा, थर्ड ग्रुप आएगा। ग्रुप में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओनली ब्लॉक में दिक्कत आएगी। समझे कि नहीं समझे। बाकी कोई भी क्वेश्चन करो जो आपके मन में आ रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक, तो ये पूरा रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या है भाई, मेटल ये बता रहा कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऑलमोस्ट 78% जो है वो मेटल्स है। ठीक, और मेटल किस में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इसका एक्सेप्शन है, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और जो गैलियम और सीजियम है, ये ऐसी मेटल्स है जिनका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, ये पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो, यहां पे लिखा है कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ठीक, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और ये सोडियम, और क्या है, फास्फोरस। एक बात बताओ भाई, मैंने आपको क्या बता, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक, तो अब बताओ सबसे लेफ्ट में कौन आएगा भाई, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इससे भी पहले कौन आएगा, यहां पे सोडियम। ठीक, फिर इसके बाद राइट में जाएंगे, यहां पे ये सिलिकॉन और ये फास्फोरस। ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करें, देखो ये आपकी एस ब्लॉक की मेटल्स है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो इन्हीं की होगी। ये मेटल्स हाईली, ये इनका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इनमें भी किसका आएगा, नीचे वालों का आएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, बोलो भाई, बेरिलियम से ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में। बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, सोडियम और मैग्नीशियम का। अब सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड के हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नीशियम का क्या होगा, सोडियम से कम होगा। कोई डाउट तो नहीं है। तो सोडियम का सबसे ज्यादा, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम बेरिलियम का। फिर इसी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट आगे चलेंगे, उससे कम होगा सिलिकॉन का,
और सबसे कम हो जाएगा इनमें फास्फोरस का। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, जिसकी मुझे उम्मीद है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, यह आपको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो, फास्फोरस से ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा सोडियम। मैंने आपको कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये क्या लिखा है? Within a period, chemical reactivity tends to be high in the group 1 metals, lower in the elements toward the middle of the table, and increase to a maximum in group 17 non-metals. Likewise, within a group of representative metals, say alkali reactivity increase on moving down the group, whereas within a group of non-metals, say halogens reactivity decrease down the group. यहाँ पे ये समझाया गया है, सबसे लेफ्ट में जो मेटल्स होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, जैसे अल्कली मेटल्स है तो उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे राइट में अगर हम इनर्ट गैस को हटा दें तो क्या आ गए? हैलोजेंस आ गए। उनकी भी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और बीच में क्या होगा भाई? बीच में कम ज्यादा होगी। ठीक, अब देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल्स में क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, हेंस रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर बात की जाए हैलोजेंस में, हैलोजेंस में क्या है? डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी अगर नॉन मेटल की, तो उसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो हैलोजेंस के केस में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब यहां पे उसने ये लिख के दे दिया, एग्जाम में आपसे ऑर्डर पूछेगा रिएक्टिविटी के, भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो देखो, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझ आया कि नहीं? और अगर बात की जाए हमारी अल्कली मेटल्स की, तो ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? बोलो भाई, डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हेंस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। समझ आया कि नहीं? ऐसे कर लेंगे भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पे हम है ना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बात नहीं कर रहे। यहां पे बात की जाएगी जैसे आपके एटॉमिक रेडियस है, आयोनेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। भाई एटॉमिक रेडियस देखो यहां पे बताया गया कोवलेंट रेडियाई। जैसे अगर हम बात करें, देखो भाई कोवलेंट रेडियाई की, जैसे यहां पे ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये Cl का एटम, ये Cl का एटम, तो इन दोनों ने बॉन्डिंग करके क्या बना लिया? Cl2 मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका अगर आधा कर दें, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम। समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो ये तो हो गई कोवलेंट रेडियाई। फिर इसके बाद यहां पे लिखा गया मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई में ओवरलैपिंग नहीं होती, मेटालिक रेडियाई में मेटल्स के एटम ऐसे रहते हैं। ठीक, तो इन दोनों का ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, अगर इसका आधा कर दिया जाए, दैट विल बी कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। समझ आया? इसके अलावा अब फिर नेक्स्ट आती है हमारी वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियाई मेनली किसमें पाई जाती है? नोबल गैसेस में, क्योंकि नोबल गैस आपस में ओवरलैप नहीं करती। जैसे ये हीलियम है मान लीजिए, या नियोन है, एक नियोन का ये एक एटम, एक नियोन का ये एटम, तो इन दो एटम के बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये वाला, इसका अगर हम आधा कर दें तो ये क्या आ जाएगा? आपका वंडरवाल रेडियाई आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा होगा भाई? जिसमें डिस्टेंस दोनों में एटम में सबसे ज्यादा होगा, तो किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपका, बोलो, वंडरवाल रेडियाई के टाइम पे। तो वंडरवाल रेडियाई सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम कौन सी आएगी? बोलो, मेटालिक रेडियाई। और सबसे कम नॉन मेटल क्या बनाती है? कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। जैसे Cl2 एग्जांपल मैंने दिया, तो कोवलेंट रेडियाई सबसे कम होगी। ये आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। इसको अलग से नोट डाउन कर दो कहीं पे। सबसे बड़ी वंडरवाल रेडियाई, उससे छोटी मेटालिक रेडियाई, सबसे छोटी नॉन मेटालिक रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहां पे एटॉमिक रेडियस के एग्जांपल दिए गए हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। अब इसका रीजन क्या है? वैसे वहां पे एक्सप्लेन किया गया, मैं आपको समझा देता हूं, चाहो तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। जो एनसीईआरटी में लिखा ना वही बताऊंगा मैं आपको। देखो डाउन द ग्रुप क्यों होगी इंक्रीज? देखो भाई लिथियम में क्या है? लिथियम में एक और एक ये दो, ओनली 2 सेल है। वैसे ही अगर नीचे आओगे, सोडियम में 3 सेल, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6। तो जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा भाई? यहां पे देखो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बार ये भी सुन लो, इलेक्ट्रॉन भाई एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं? जो
न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। अब हम एग्जैक्ट पाथ तो बता नहीं सकते इलेक्ट्रॉन का, तो हम क्या बताते हैं भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जहां पे होगी, जैसे 95% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 95% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की, तो उस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। समझ आया? ये हो गया। अब ये समझ में आ गया ना एटॉमिक रेडियाई, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब वापिस इस पे आ जाओ। तो जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। तो इसके रीजन क्या है, एक तो भाई जैसे जैसे 1 2 3 4 सेल न्यूक्लियस से दूर होती जाएंगी तो इसलिए न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। दूसरा, जो इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे वो क्या करेंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, इसके लिए न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपस में जो अट्रैक्शन होगा उसके लिए यहां पे स्क्रीन बन के खड़े हैं, ये स्क्रीन का काम करेंगे, इसलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसके कारण भी डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होती है। समझ आ गया इतना? ठीक, कर लेंगे भाई। ये हो गया टॉप टू बॉटम। अब लेफ्ट टू राइट जाने का देखते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देखो भाई लिथियम में कौन सी सेल है, सेकंड, बेरिलियम में सेकंड, बोरोन में सेकंड, कार्बन में सेकंड, नाइट्रोजन में सेकंड, ऑक्सीजन में सेकंड, फ्लोरीन में सेकंड। तो सब में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जा रहे हैं वो n इक्वल टू 2 सेल में किए जा रहे हैं, सेकंड सेल में फिलअप किए जा रहे हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा 2s1, ये 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2 ऐसे आएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, और प्रोटॉन अगर इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे पुल बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जिसके कारण सेल क्या होगी, श्रिंक होगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। ठीक, ये ऑर्डर आएगा। और हम ये बोलते हैं नोबल गैसेज की एटॉमिक रेडियाई बहुत बड़ी, नोबल गैसेज की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होती है। ठीक, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनमें वंडर वाल रेडियाई पाई जाती है। ये हो जाएगा भाई। इसके बाद और देखो क्या करना अब अपने को, ये जो एटॉमिक रेडियाई के जो ट्रेंड्स है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही उसने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ो या ना पढ़ो, बिल्कुल इजी सी कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, यही सब लिखा है। ठीक, अब मैं इसको पढ़ूं उससे बेटर है, आपको समझ में आ गया वो काफी है। आप खुद रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं, या आप हाईलाइट क्या करना है यहां से देख सकते हैं। ठीक, हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो, अब इसने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड दे रखा है। ठीक, ये ग्राफ पे शो कर दिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ग्राफ है देख लो, लिथियम से कम बेरिलियम की, बेरिलियम से कम बोरोन की, बोरोन से कम कार्बन की, कार्बन से कम नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम फ्लोरीन की। अब यहां पे ये कैसे ग्राफ कैसे बनाया भाई, यहां पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है इस पे, इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, आजकल एग्जामिनर आपसे ये भी कर सकता है, ये ऑर्डर ऐसे ही ग्राफ बना के दे दिया, पूछ लेगा भाई यहां पे क्या है ये। ठीक, ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को क्या करना, मुझे तो एनसीईआरटी पूछनी है, तो आप बता दो कि ये भाई एटॉमिक रेडियाई वर्सेस जेड का ग्राफ है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है सर ने ऐसा बोल दिया तो इस ग्राफ को रटने बैठे हैं, नहीं रटना भाई, आप एक बार देख लोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप एग्जाम में याद आ जाएगा। इसको देखना भी नहीं, हटाओ इसको, अपने आप कर दोगे यार, बस सीख लो आप, तो सर सिखा रहे ना जो वो सीख लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये वाला, ये एटॉमिक रेडियाई का, फिर से लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ग्रुप में बढ़ रही है ऐसे ही ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। ठीक, अब ध्यान देना मेरी बात पे, यहां पे आयोडीन की कितनी है 133, लिथियम की कितनी है 152, यानी लिथियम की आयोडीन से भी ज्यादा है। बताओ क्या रीजन है, ये है पॉइंट, तो ग्राफ से ये है सीखने वाली बात। तो भाई आपको बोल दे भाई, आपको ये बताना है लिथियम की, हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की और आयोडीन की, इनकी एटॉमिक रेडियाई कंपेयर करनी है। चलो हाइड्रोजन हटा दो यहां से अभी, ठीक, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। ठीक, वैसे हाइड्रोजन की फ्लोरीन से भी कम होती है। ठीक, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि हाइड्रोजन का जो H2 का मॉलिक्यूल होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ 74 एंगस्ट्रॉम होती है, डिवाइड बाय 2 करोगे 37 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। ठीक, तो इससे भी कम हो जाएगी। अब देखो यहां पे क्या है भाई, आयोडीन की मेन पॉइंट ये है भाई, आयोडीन की यहां पे सबसे ज्यादा लिथियम की होगी, उससे कम आयोडीन की, उससे कम ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ये ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब आपसे ये पूछना कि लिथियम की ज्यादा क्यों है आयोडीन से, इसका रीजन ये है, आयोडीन क्या बनाएगा भाई, आयोडीन नॉन मेटल है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जिसमें इसमें आपस में ओवरलैपिंग होगी, जबकि लिथियम क्या बना रहा है, लिथियम हमारा मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड जो होगा, तो मेटालिक बॉन्ड होने के कारण इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, आपके आयोडीन से ज्यादा होगी।
समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट तो नहीं है? ग्राफ से क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद आयंस की रेडियाई आती है। भाई आयंस की रेडियाई जैसे नॉर्मल, अगर आप जैसे एक ग्रुप में है, आपने दिया लिथियम आयन, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ऐसे एक ग्रुप के आयंस आपने दे दिए, कैटायंस दे दिए, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगी। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एनायन बना दो तो डाउन द ग्रुप उसमें भी इंक्रीज होगी। ठीक, एक तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आपका कैटायन और एनायन जो बनता है, कैटायन कैसे बनता है? कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कैटायन बन जाएगा। ठीक, तो फिर इसके बाद एनायन कैसे बनता है? जब आपका न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब कैटायन में क्या होगा? देखो भाई ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, ये है, ये 1s2, 2s2, 2p6 और ये है 3s1, ये हमारा सोडियम है। ठीक, तो सोडियम से मैं जब सोडियम प्लस बनाऊंगा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां से, तो इस पे क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन रह गए 10 और प्रोटॉन कितने हैं? 10। तो अब एक, सॉरी 11, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन नहीं निकालते, ओनली इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो 11, पहले 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन पुल कर रहे थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 11 प्रोटॉन का पुल ज्यादा होगा, और ज्यादा पुल होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा? बोलो भाई, ये आपका आयन श्रिंक हो जाएगा, इसका साइज घट जाएगा। इसलिए जो भी कैटायन होगा तो उस कैटायन की अपने पेरेंट एटम से एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई जो है वो क्या होगी? बोलो भाई, कम होगी। कोई डाउट है क्या? तो कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से क्या होगा? कम होगा। अब बात कर ली जाए एनायन की। भाई एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन का क्या होगा? यहां पे पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? जैसे अब बात करते हैं किसकी? फ्लोरीन की। ये 1s2 और ये आ जाएगा 2s2, 2p5। तो नॉर्मल अगर फ्लोरीन की बात करें तो इसमें 2s2, 2p5 होता है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। पहले 9 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन पुल कर रहे थे, अब 9 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे? 10 को। तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा? साइज एक्सपांड होगा। इसलिए यहां पे फ्लोराइड से ज्यादा साइज किसका होगा? फ्लोराइड एनायन का होगा। यानी हम कह सकते हैं पेरेंट एटम से ज्यादा साइज किसका होगा? एनायन का होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। कर देंगे या नहीं कर देंगे भाई? हो जाएगा। तो यही इसमें लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद आता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जैसे यहां पे देखो, एक बार तो ना जेईई मेंस ने पूछ लिया था भाई इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज कौन सी है, और चारों ये ऑप्शन में थे। देखो उसका वही है जो एनसीईआरटी में है। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन है, O2 माइनस, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कितने हो गए? 10। 10 किसके पास? फ्लोरीन के पास। 9 + 1 10। सोडियम का 1 गया तो 10 बचा, मैग्नीशियम के 2 गए तो 10 बचा। सारे क्या है? सबके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक, अब इनका साइज का ऑर्डर क्या आएगा? O-2, F-2, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+। तो एनसीईआरटी में साफ साफ ये लिखा हुआ है भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक में एनायन में जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा। ठीक, और कैटायन में जिसके पास चार्ज कम होगा तो उसका साइज बड़ा होगा। और कैटायन और एनायन में कौन बड़ा होगा? हमेशा एनायन बड़ा होगा। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? एक तो ये मेथड है, दूसरा मेरे वाला मेथड यूज कर लो। ये तो एनसीईआरटी ने आपको एक्सप्लेन कर रखा, पढ़ोगे तो ठीक, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं इसको। O2 माइनस, F माइनस, सोडियम प्लस, Mg प्लस 10, 2 Mg प्लस 2। तो इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सब में कितने हैं? 10। ठीक, और प्रोटॉन काउंट करो, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 11, इसमें 12। तो जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ज्यादा उसका साइज ज्यादा होगा। ये ध्यान रखो बस। कैसे भाई? एक बात बताओ, यहां पे तो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, यहां पे 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज श्रिंक हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज एक्सपांडेड रहेगा। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे भी कर सकते हो। और वैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझो तो ये समझो भाई, एनायन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एनायन में जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा, कैटायन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जिसपे चार्ज ज्यादा उसका साइज कम। समझ आया कि नहीं? ठीक, और एनायन और कैटायन में कौन बड़ा होता है? एनायन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे
ये बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, ये पूरा इसी पैसेज में यही लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम 3.5। प्रॉब्लम 3.5 बहुत शानदार क्वेश्चन है, आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। देखो यहां पे Mg+2 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम+3। तो यहां पे अगर हम बात करें भाई, जो कैटायन है वो तो पेरेंट एटम से छोटे होंगे, कैटायन तो हमेशा ही न्यूट्रल एटम से छोटा होगा। ठीक, तो अब देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इनसे बड़े होंगे। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन बड़ा होगा? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। तो मैग्नीशियम का साइज किससे बड़ा होगा? एल्यूमिनियम से। ठीक, अब इन दोनों का और कंपैरिजन कर ले तो यहां पे Mg+2 है और एल्यूमिनियम+3 है। भाई दोनों कैटायन न्यूट्रल एटम से छोटे होंगे, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें क्या आएगा ऑर्डर? देखो भाई दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? तो एग्जामिनर आपसे ये ऑर्डर पूछ सकता है, एज इट इज पूछ ले कि ऑर्डर बताओ इसका। जैसे इसने पूछा है लार्जेस्ट एनायन लार्जेस्ट पूछ सकता है, इनमें से कौन सा है? स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, या एक काम कर सकता है भाई इनकी वैल्यूज लिख देगा, आपसे वैल्यूज कंपैरिजन करवा लेगा। लेकिन आप अब इसको सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आंसर क्या आएगा वो आपको पता चल गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखो फिर